जो शिक्षित वर्ग के युवा हैं, अगर ऐसे इसमें उतरेंगे, नया अच्छा जनप्रतिनिधि उन्हें मिलेगा, तो वो गांव के लोगों को भी उन्हें लाभ मिलेगा। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच पर। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज जो कि समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं, जो अभी वर्तमान में खकनार जनपद सदस्य हैं, जिनका नाम है नंद किशोर काजवे जी। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। नंद किशोर, नमस्ते। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से मुझे यहाँ आपके मंच में बोलने का कुछ अवसर मिला, इसके लिए आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। जी सर, बिल्कुल। सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है आपके बचपन को लेकर कि आपका बचपन कैसा रहा और आप किस तरह से इस क्षेत्र में आए। सर, बचपन की बात करें तो बचपन मेरा ग्रामीण क्षेत्र से रहा हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे अभी की जनरेशन की तुलना में पहले जैसे अभी हम इतने खेल संबंधी चीज़ें उपलब्धियाँ नहीं थी, हमारे यहाँ उपलब्धि नहीं थी, इसलिए हिसाब से हम छोटे मोटे ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से ग्रामीण एरिया में खेत बाड़ी इधर घूमा करते थे, खेला करते थे, ज़्यादा कुछ नहीं है। जी सर। और सर, आपका एजुकेशन कैसा रहा। सर, मेरा एजुकेशन अभी फ़िलहाल में मास्टर डिग्री चल रहा है, MSW, और डिग्री हो चुके हैं और मैंने पॉलिटेक्निक मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक यहीं से किया हूँ, बुरहानपुर से। मीन्स आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन आपने शिक्षा को साथ में ही रखा है। साथ ही आप अब एक जनपद सदस्य भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस क्षेत्र से चुन कर आए हैं। तो ये आप इस क्षेत्र में कैसे आए। सर, इस क्षेत्र में जैसे मुझे अगर राजनीतिक मतलब पॉलिटिशियन की बात करें तो इंटरेस्ट तो मेरा पहले से नहीं था। बाकी मैं एक जैसे जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया तो कंपनी फील्ड में मैंने जॉब करने का सोचा था। उस फील्ड में गया तो मैं अब उस मैकेनिकल के हिसाब से मुझे क्या है कि बिग सिटीज़ में जैसे इंदौर, पुणे, मुंबई, इस जगह फील्ड मतलब उसी जगह में मुझे इंडस्ट्रियल एरिया में ही जॉब मिलता। अब वहाँ गया मैं, पर उससे मुझे क्या घर से दूर रहना पड़ रहा था। जैसे अपने माता पिता से दूर रहकर मैं थोड़ा अलग फील करता था। मैं ऐसा कुछ सोच रहा था कि मैं अपने ही एरिया में जाके कुछ ऐसा कुछ करूं। तो सर, मैंने फिर फर्नीचर हार्डवेयर का बिजनेस चालू किया और साथ में मैंने एक ऑनलाइन सेंटर भी उसी में ऐड कर दिया, जिससे क्या हुआ कि मेरे ग्रामीण लोगों से मतलब मेरा मिलना जुलना, उनके कार्य है, बहुत सारी समस्याओं को फिर मुझे बताना, तो मैं अधिकतर ऑनलाइन से ही मैं उनका काम कर देता, जिससे लोगों को लगता था। और मेरा क्या है क्षेत्र ग्रामीण आदिवासी है, मतलब मैं खुद ही एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता हूँ। तो उसमें हमारे ज़िले में क्या है, अधिकतर आदिवासी बहुत कम शिक्षित है, जिससे क्या उन्हें बहुत सारी समस्या जैसे बैंक से हो, पंचायत से हो, जनपद पंचायत से हो, तो जानकारी उन्हें प्रोवाइड नहीं होती है। तो क्या है कि मैं खुद ऑनलाइन में उन्हें जानकारी दिया करता था, जिससे उनको हेल्पफुल महसूस होता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हेल्प भी हो और अपना काम भी हो। इससे फिर लोगों को थोड़ा सा अलग फील कि इस लड़के में कुछ है। तो मीन्स आप जब आपने ऑनलाइन वो शॉप स्टार्ट करी, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही है आजकल, तो आपने उनको वहाँ पर मार्गदर्शित करा उनके कार्यों के लिए, और वो उससे वो प्रभावित हुए कि ये व्यक्ति हमारी हेल्प कर रहा है और आपको एक जनपद सदस्य के रूप में चुन कर लेके आए। जी सर। अब वैसे तो मैंने जब चुनाव आए, फॉर्म भरना चालू हुआ था, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत सारे बोले कि बेटा आप भर दो, आप लोग इस फील्ड में आएंगे तो हमारा कुछ सहायता होंगे। देखिए, मैं इसे भी आपको हेल्प कर दूंगा, लेकिन आप मुझे इस फील्ड में मत उतारिए। पर उन्होंने मेरा नॉमिनेशन फॉर्म उन्होंने ही भर दिया, हमारे ग्रामीण के लोगों ने। तो फिर मैंने चलो ठीक है, आप चाह रहे हैं तो मैं एक बार ट्राई करके भी देख लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे इस पद में लाके ही बिठा दिया। अच्छा, तो ये पहली बार आपने चुनाव लड़ा जनपद सदस्य का और आप जीत कर भी आ गए। जी सर। जी सर। कहीं ना कहीं समुदाय ने सोचा होगा कि हमारे वर्ग का व्यक्ति है, शिक्षित है, और कहीं ना कहीं वो बिना पद के हमारी हेल्प कर रहा है, तो पद आने के बाद भी एक अच्छे जनपद सदस्य के लिए
क्या दायित्व रहते हैं? सर, एक अच्छे जनपद सदस्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण दायित्व ये है कि आपको आपके जनपद पंचायत में, जैसे ब्लॉक लेवल में है, तो आपको तहसील में जो चलता है, जनपद पंचायत में जो योजनाएँ आती है, वो आपकी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को मतलब बताना चाहिए कि क्या-क्या है, क्योंकि ग्रामीण अधिकतर क्या उनमें जानकारी के अभाव के कारण ही वो कुछ योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। जी। तो मेरा ऐसा कहना है कि जनपद सदस्य को क्या है कि तहसील लेवल से, जिला लेवल से जो मीटिंग होती है, जिला पंचायत अधिकारियों से, तो वो योजनाएँ बताते हैं, वो जो योजना आपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायतों में लोगों को देना चाहिए। कुछ लोग नहीं दे पाते, वो एक्टिव नहीं रहते हैं इस फील्ड में। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे जनपद सदस्य के नाते आप आपके ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव, इन लोगों को बताना चाहिए कि आप इन्हें मुनादी कर दीजिए। हर प्रत्येक व्यक्ति को योजना का लाभ मिलना चाहिए। जी सर। सर, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आपका जो जीवन रहा, आपके बचपन से लेकर अभी तक एक जनपद सदस्य बनने तक, किस तरह का से आपका जीवन रहा और क्या-क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई और उसका सामना करते हुए आप अभी एक अच्छे समाज सेवी या एक जनपद सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं? सर, चुनौतियाँ तो मुझे बहुत आई है। जैसे बचपन में मुझे सबसे पहले तो शिक्षा प्राप्त करने में ही मुझे सबसे बड़ी चुनौती मिली है, क्योंकि मेरे पिताजी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, एक मजदूर वर्ग के हैं और फर्नीचर का छोटा-मोटा काम करते थे वो। तो उससे क्या है कि उन्होंने मतलब मुझे पढ़ाया, मुझे मतलब किस तरह से पढ़ाया मैं स्वयं जानता हूँ। और साथ में जैसे उसके बाद मुझे कॉलेज जब स्टडी चालू की मैंने, तो मैंने सोचा कि अब मुझे बहुत सारे रूम से रहना, फिर खुद का खर्चा, स्टडी का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, मतलब बहुत सारी चीज़ों से दिक्कतें के कारण मैं फिर सामनाएँ बहुत करनी पड़ी। और साथ में जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, तो फिर मैंने सोचा कि अब ज़्यादा पिताजी को ना कष्ट देते मैं खुद का कुछ जॉब करूँ, पार्ट टाइम करूँ। इस टाइप से मैंने सोचा था कि सेल्फफुल रहेगा तो अच्छा रहेगा। मतलब इसलिए मतलब कठिनाई तो बहुत आई है बचपन सब तक की। सर, जैसा कि आपने बताया कि कहीं न कहीं आपका नॉमिनेशन फॉर्म आपके ही कुछ लोगों ने, जानने वालों ने भरा, तो आप अब एक जनपद सदस्य चुन कर आ गए, तो आपको अभी कैसा अनुभव होता है? सर, अभी तो मुझे अब पहले जिसे मैं चुना, 1 साल तो सर मुझे समझने में लग गया कि किस तरह से होता है जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, मुझे कोई नॉलेज नहीं था। तो 1 साल तो मेरा ऐसे ही निकल गया सर। उसके बाद बचा जो है, अब बाकी वर्ष मैंने अब मतलब सीखते गया तब अच्छा अनुभव हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि अब लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों को मैं बता सकता हूँ। अनुभव थोड़ा हो चुका है। अगला क्वेश्चन मेरा ये आता है, जैसे कि बहुत सारे अभी शिक्षित ऐसे बच्चे भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, जो राजनीति तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति को अच्छा नहीं समझते। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक कहना है सर, जैसे अभी मेरे जैसा अब मैं युवा वर्ग का भी उतरा हूँ, मेरे जनपद पंचायत में जैसे मैं अभी युवा में हूँ, तो मेरे जैसे बहुत सारे युवाओं को उतरना चाहिए, जैसे आपके ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में, ताकि जो शिक्षित वर्ग के युवा हैं, अगर ऐसे इसमें उतरेंगे, नया अच्छा जनप्रतिनिधि उन्हें मिलेगा, तो वो गाँव के लोगों को भी उन्हें लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर। और बहुत सारी चीज़ क्या अशिक्षित जनप्रतिनिधि लोगों को लाभ नहीं दिला पाता। तो मेरा है कि युवा वर्ग भी ऐसे शिक्षित वर्ग के उतरे तो फ़ायदा रहेगा। मीन्स कि अगर जो शिक्षा के क्षेत्र से भी बिलॉन्ग करता है बच्चा या शिक्षित विद्यार्थी है, वो राजनीति में एक जनप्रतिनिधि बनता है, तो वो जो भी योजनाएँ आती है, उसका पूर्ण रूप से लाभ दिलवा पाएगा लोगों को। जी सर, बिल्कुल, ये बात तो बहुत अच्छी है। साथ ही मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो चुनौतियाँ आपको आती है, आपकी जीवन में कोई ऐसी चुनौती जिससे आप हताश हुए और उसका सामना करके आप अभी इस पद तक पहुँचे हैं? सर, चुनौतियाँ तो मतलब बहुत सारी रही है, परिवार से हो या फिर अपने जॉब से हो। कोई एक ऐसी चुनौती जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे आप कहीं न कहीं टूटे भी हों, लेकिन आपने नहीं, मेरे को करना है और करके दिखाना? चुनौती सबसे यही है सर, जैसे मैंने जॉब छोड़ के जब अपने गाँव में आया,
तो फिर आने के बाद क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये देखो शिक्षित है, जॉब छोड़ दी, अब गाँव में आ गया। तो बहुत तरह-तरह के सवाल उठते हैं कि यार अब ये आ गया वापस। फिर इन अपने को देखकर उनके युवाओं को बोलते हैं नहीं पढ़े मत और वापस उसको आना यहीं पे, इसलिए खेती-बाड़ी संभालो। तो तरह-तरह के शब्द सुन के अपने सोचा कि क्या करना चाहिए? मुझे अब गाँव में दिखाना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊँगा। तो मैंने फिर सर बिज़नेस लाइन में थोड़ा उतरने का प्रयास किया, तो और उसमें भी मुझे कम से कम 1 साल तक का तो मुझे कुछ नहीं लगा कि मैं कुछ इसमें सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं। फिर थोड़ा हेल्पफुल चाहा, लोगों को लगा कि नहीं अब मेरे अंदर काबिलियत है उस चीज़ में भी, और इससे फिर मैं थोड़ा आगे आया, वरना बहुत 1 साल तक सर मुझे बहुत कठिनाई हुई। मीन्स कहीं न कहीं वो गाँव में ऐसा माहौल बन गया कि देखो पढ़ लिख कर भी इसको हाँ। वापस ही आना पड़ा हाँ, और बहुत सारी चीज़ें आपको सुनना भी पड़ी, लेकिन जी। आपने उनको गलत साबित करके कहीं न कहीं अपना बिज़नेस स्टार्ट करा जी। और एक प्रतिनिधि हाँ। के रूप में भी आप अभी एक सफल कार्य कर रहे हैं। जी। जी सर। सर एक छोटा-सा मैसेज हमारे देश के युवाओं के लिए। देश के युवाओं के लिए मैं बहुत छोटा-सा कहूँगा कि अभी तो मैं बस इस फ़ील्ड में हूँ, पर आप जैसे युवा अगर हर फ़ील्ड में उतरे, ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियन में भी उतरे, बिज़नेस में भी उतरे, और अगर आप इस हर तरह के कार्य करें, जिससे मतलब जैसे आपका खुद का भी हो, मतलब जैसे युवा वर्ग की बात करें तो बिज़नेस लाइन मतलब खुद का एक स्टार्टअप खोले, मतलब जी। दूसरों पे आश्रित ना हो, हुँ। जो विरासत में मिली उस चीज़ को ही ना ले, अपना एक नया सा स्टार्ट होना चाहिए। हर ऐसा नहीं कि राजनीतिक हो, अन्य किसी भी फ़ील्ड में, बस जी। यही कहना चाहूँगा। मीन्स कि हमारा देश का युवा जो कि हाँ। खुद का भी कुछ स्टार्टअप खोले हाँ। और कहीं न कहीं हमारे देश के विकास में अपना योगदान दे। हाँ। जी सर, बिल्कुल। सर आपने हमारे लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। जी। हमारा अंतिम प्रश्न है कि इस मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? सर मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक गाँव से एक छोटे से जनप्रतिनिधि को आपने इस मंच में बुलाकर अपने मन की बात एक आपके लीड लैब माध्यम से मुझे लोगों तक पहुँचाने का अवसर मिला। मैं आपके इसको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल सर। जी। सर हमें विश्वास है कि आपके इस साक्षात्कार को देखने के बाद हुँ। सभी युवा अपने-अपने क्षेत्र में अच्छा करेंगे और वो हमारे देश के विकास में अपना योगदान देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।